बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। तुर्क ओहदेदारों ने ली सऊदी काउंसलेट की तलाशी। आलमी सियासत पर जमाल खशोगी मामले के पड़ सकते हैं असरात। सऊदी अरब ने अमेरिका को पाबंदियों के खिलाफ किया खबरदार, कहा मजबूत जवाब देंगे। सऊदी अरब सूरत हाल से निपटने के लिए कई फैसलों पर गौर कर रहा है। ईरान के साथ सुलह भी कर सकता है, अल अरबिया की रिपोर्ट। तैयब एर्दोगान और शाह सलमान की टेलीफोन पर बातचीत। इत्तेहादी मुल्कों ने की सऊदी अरब की ताईद। इदलिब के मिलिटेंट्स ने डेडलाइन गुजरने के बाद भी बफर जोन नहीं छोड़ा। सीरिया ने कहा मौजूदा सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसराइल ने हिब्रोन में नई हाउसिंग यूनिट्स की तामीर का किया ऐलान। नेतन्याहू ने हमास को दी सख्त कार्रवाई की धमकी। मोदी की सदारत में आला सतह की मीटिंग। तेल की कीमतों और मौशी सूरत हाल पर गौर किया गया। रुपया और लुढ़का। एमजे अकबर और आलोकनाथ ने जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाने वाली औरतों पर किया हत्या के इज्जत का मुकदमा। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जमाल खशोगी मामले की। खबर है कि तुर्की के तहकीकाती ओहदेदारों ने इस्तांबुल में सऊदी काउंसलेट की तलाशी ली। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत ने तुर्की को इजाजत दी थी। सऊदी अरब के नाराज जर्नलिस्ट जमाल खशोगी सऊदी अरब के इसी काउंसलेट में दाखिल होने के बाद से नहीं देखे गए हैं और उनके हशर के बारे में तरह तरह के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। इस मामले पर एक तनाज़ा पैदा हो गया जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। सऊदी अरब की मईशत भी इस मामले से मुतासिर होती नजर आ रही है और सऊदी अरब के शेयर्स की कीमतों में भारी गिरावट आई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर सऊदी अरब जमाल खशोगी के लापता होने के लिए जिम्मेदार पाया गया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से भी कहा गया कि अगर उस पर मौशी पाबंदियां लगाई गई तो वो जवाब देगा। सऊदी अरब के इत्तेहादी मुल्कों ने उससे यकजहती का इजहार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने एक बयान में यह बात कही। यूएई के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने सऊदी लीडरशिप पर यकीन जाहिर किया। इस दौरान बहरीन के शाह हमाद ने शाह सलमान से टेलीफोन पर बातचीत की। शाह हमाद ने कहा कि वो सऊदी अरब की खुद मुख्तारी को मुतासिर करने की किसी भी कोशिश को रद्द करते हैं। इजिप्ट की वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस मामले को सऊदी अरब के खिलाफ इस्तेमाल करने के ताल्लुक से खबरदार किया। लबनान के वजीर आजम साद हरीरी ने कहा कि अरब दुनिया और आलमी समाज में सऊदी अरब की एक अहमियत है। ओमान की वजारत खारजा ने कहा कि सल्तनत सच साफ करने के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तायद करती है और इस सिलसिले में जल्दी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। जॉर्डन ने कहा कि मिडल ईस्ट में सऊदी अरब का अहम रोल है। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने भी तायद करते हुए कहा कि सऊदी अरब फलस्तीनी कॉज के लिए काफी कुछ काम करता है। यमन की अब्दुल रब्बू मंसूर हादी हुकूमत ने कहा कि सऊदी अरब के ताल्लुक से गंदा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अरब लीग ने सऊदी अरब के खिलाफ पाबंदियों के ताल्लुक से खबरदार किया और कहा कि यह नाकाबिल कबूल है। मुस्लिम मुल्कों की तंजीम OIC ने जमाल खशोगी मामले की मिलकर तहकीकात के लिए सऊदी अरब और तुर्की की पहल की तारीफ की। OIC ने कहा कि उसे तहकीकात के नतीजे का इंतजार है और पहले से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। सऊदी अरब की मदद से काम करने वाली तंजीम मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने कहा कि वो सऊदी अरब के खिलाफ धमकियों को रद्द करती है और सऊदी अरब के खिलाफ जज्बात भड़काने वाले बयानात से लाखों मुसलमानों के एहसासात को ठेस पहुंचेगी जो सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। इस दौरान सऊदी हुकूमत ने उसका साथ देने वाले तमाम मुल्कों और लोगों का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब के स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट आई जिससे बेचैनी पैदा हो गई। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि तदव्वुल स्टॉक एक्सचेंज में 500 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट आई।
جمال خاشقجی جیسا کہ آپ جانتے ہیں سعودی حکومت کے لیے کام کرتے تھے، لیکن جب سے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں اور پالیسیوں میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی ہیں، وہ سعودی عرب کے خلاف ہو گئے۔ وہ پچھلے 1 سال سے امریکہ میں رہ رہے تھے اور اپنے آرٹیکلز میں سعودی پالیسیوں پر، خاص طور پر یمن جنگ اور قطر کے ساتھ تعلقات توڑنے کے فیصلے کی مخالفت کر رہے تھے۔ اس معاملے کے اثرات سعودی عرب میں ہونے والی ایک معاشی کانفرنس پر بھی پڑنے لگے ہیں۔ کئی گوشوں کی طرف سے کچھ دن بعد ہونے والی اس کانفرنس کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اتوار کو سعودی عرب کے شاہ سلمان اور ترکی کے صدر طیب ایردوان کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کی اور اس معاملے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ بات چیت کے موقع پر طیب ایردوان نے تحقیقات میں تعاون پر شاہ سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر سعودی عرب کے بادشاہ نے کہا کہ وہ ترکی کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے امریکی دھمکیوں کے خلاف ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب اس کے خلاف دھمکیوں کو رد کرتا ہے، چاہے وہ معاشی پابندیوں کی شکل میں ہو، سیاسی دباؤ کی شکل میں ہو یا اس پر جھوٹے الزامات ہوں۔ ان کوششوں سے عرب دنیا، مسلم دنیا اور عالمی سطح پر سعودی عرب کی پوزیشن متاثر نہیں ہوگی۔ ہمارا ماننا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف یہ تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی جس طرح پہلے ہوئی ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ سعودی عرب اس کے خلاف کسی بھی قدم کا مضبوط جواب دے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب عالمی معیشت میں ایک اثردار رول رکھتا ہے۔ ایک ایسے وقت جب جمال خاشقجی معاملے پر سعودی عرب پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، ایک رپورٹ سے اشارہ مل رہا ہے کہ سعودی حکومت صورتحال سے نمٹنے کے لیے کئی قدم اٹھانے پر غور کر رہی ہے، جن میں ایران کے ساتھ صلح کی تجویز بھی شامل ہے۔ العربیہ نیٹ ورک نے یہ رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق سعودی حکومت 30 فیصلوں پر غور کر رہی ہے۔ اس منصوبے کا حصہ ہیں یہ 30 فیصلے۔ العربیہ نیٹ ورک کے جنرل مینیجر ترکی الداخل نے یہ رپورٹ تیار کی ہے جس میں کہا گیا کہ مغربی ملکوں کی طرف سے سعودی عرب پر کسی بھی طرح کی پابندیوں کے نتیجے میں سعودی عرب کئی قدم اٹھائے گا۔ اس منصوبے کے مطابق سعودی عرب تبوک میں رشیا کو فوجی اڈہ بنانے کی اجازت دے گا۔ یہ سیریا، اسرائیل اور لبنان کے قریب واقع ایک اہم مقام ہے۔ الداخل نے کہا کہ ایسے میں جب حماس اور حزب اللہ دشمن سے دوست بن جائیں گے، رشیا کے ساتھ نزدیکیوں کے نتیجے میں ایران کے ساتھ نزدیکیاں بھی پیدا ہوں گی اور صلح ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح کے نتیجے میں تیل کی منڈی پر بہت بڑا اثر پڑے گا اور امریکہ کے ساتھ ہتھیاروں کے سودے بھی ختم ہو جائیں گے۔ امریکہ کی کئی کمپنیوں نے سعودی عرب میں ہونے والی انویسٹرز کانفرنس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے جس میں جے پی مورگن اور فورڈ موٹرز شامل ہے۔ العربیہ کی رپورٹ میں دھمکی دی گئی ہے کہ اگر سعودیوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں معاشی تباہی آئے گی۔ ترکی الداخل نے، جو العربیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں، کہا کہ سعودی عرب امریکہ میں ہر سال تقریباً $800 بلین کا انویسٹمنٹ کرتا ہے اور اس سے محرومی کے نتیجے میں امریکہ کی معیشت پر زبردست اثر پڑے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب پر پابندیوں کے نتیجے میں سعودی عرب اور مسلم دنیا ایران کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاض تیل کا مرکز ہے اور اس کو چھیڑنے سے تیل کی پیداوار متاثر ہوگی جو دنیا کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس کے نتیجے میں سعودی عرب 7.5 ملین بیرل تیل نہیں نکالے گا۔ جب تیل کی قیمت $80 ہوئی تو صدر ٹرمپ کو غصہ آیا، لیکن اگر یہ قیمت $100 یا $200 ہو جائے گی تو وہ کیا کریں گے؟ اگر امریکہ سعودی عرب پر پابندیاں لگائے گا تو وہ اپنی معیشت کی پیٹھ میں ہی چھرا گھونپے گا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ العربیہ کی رپورٹ جمال خاشقجی معاملے سے پیدا صورتحال پر امریکہ کے لیے ایک دھمکی اور بلیک میلنگ کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ ترکی میں ایران کے سفارت خانے کو بم کی دھمکی کے بعد خالی کیا گیا۔ ایران کے سفارتی مشن کے بارے میں انٹیلیجنس عہدیداروں نے وارننگ دی تھی کہ ایک خودکش حملہ آور اسے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس بارے میں اور تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ بات کرتے ہیں سیریا کی۔ سیریا کے ادلیب کے تعلق سے ایک بار پھر غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پیر کو ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود ملیٹنٹس نے بفر زون کو نہیں چھوڑا۔ رشیا اور ترکی کے درمیان پچھلے دنوں ایک سمجھوتا ہوا تھا جس کے تحت بفر زون بنانے سے اتفاق کیا گیا تھا اور سرکاری فوج نے اپنے آپریشن کو ٹال دیا تھا۔ ہتھیاروں سے لیس گروپس کو اس بفر زون سے باہر نکلنا تھا اور ہتھیار بھی ڈالنا تھا۔ یہ سمجھوتے کی ایک اہم شرط تھی، لیکن ڈیڈ لائن ختم ہونے تک بھی ملیٹنٹس نے ایسا نہیں کیا۔ ڈیڈ لائن سے پہلے ملیٹنٹس نے اعلان کیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور لڑائی جاری رکھیں گے۔ حیات تحریر الشام تنظیم نے کہا کہ ہم نے جہاد اور لڑائی کے اپنے راستے کو نہیں چھوڑا ہے اور ہم اپنے انقلاب کو لاگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تنظیم نے ایک بیان میں کہا کہ ہم ان لوگوں کی کوششوں کی تعریف کرتے ہیں جو آزاد علاقے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تنظیم کا اشارہ ترکی کی طرف تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رشیا کے دھوکے کے خلاف خبردار کیا۔
सीरिया के वजीर खारजा वलीद अल-मौलिम ने कहा कि इदलिब की मौजूदा सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और उन्होंने कहा कि अब रशिया को यह फैसला करना है कि क्या यह समझौता बरकरार रहेगा जिसके तहत सरकारी फौज ने अपना ऑपरेशन टाल दिया था। इराक के वजीर खारजा इब्राहिम अल जाफरी के साथ दमिश्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अल-नुसरा मिलिटेंट समझौता नहीं करते हैं तो हम इदलिब में खामोश नहीं बैठ सकते। इदलिब में एक गैर फौजी जोन बनाया गया था। इस समझौते के मुताबिक मिलिटेंट्स को हथियार छोड़ना था और पीछे हटना था। वलीद अल-मौलिम ने कहा कि अब हम ये बात हमारे दोस्त रशिया पर छोड़ रहे हैं कि क्या वो समझता है कि इस समझौते पर अमल हो रहा है या नहीं। हमारा ख्याल है कि इदलिब को भी दूसरे सूबों की तरह सीरिया की अमलदारी में आना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा पुरअमन तरीके से और बातचीत के जरिए हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी है। वलीद अल-मौलिम ने कहा कि अमेरिका अब भी आईसिस की मदद कर रहा है और आईएस मिलिटेंट्स को दरियाए फुरात के मशरकी हिस्से में बसा रहा है। वलीद अल-मौलिम ने कहा कि इदलिब को आज़ाद कराने के बाद सीरिया की फौज का अगला निशाना दरियाए फुरात पर वाक़ मशरक़ी हिस्सा होगा। जॉर्डन ने सीरिया के साथ अपनी बॉर्डर क्रॉसिंग खोल दी है। सीरिया जंग की वजह से 3 साल पहले उसे बंद कर दिया गया था। इस दौरान गोलान पहाड़ियों पर बॉर्डर क्रॉसिंग को भी खोल दिया गया। यमन में 100 साल का बदतरीन कहत आ सकता है। यूनाइटेड नेशंस ने यह वार्निंग दी है और कहा है कि मुल्क के 13 मिलियन लोगों को भूखमरी का सामना है। यमन जंग 3 साल से जारी है। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी हादी हुकूमत को बहाल करने के नाम पर यह हमले कर रहे हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। तुर्क ओहदेदारों ने ली सऊदी काउंसलेट की तलाशी। आलमी सियासत पर जमाल खशोगी मामले के पड़ सकते हैं असरात। सऊदी अरब ने अमेरिका को पाबंदियों के खिलाफ किया खबरदार। कहा मजबूत जवाब देंगे। सऊदी अरब सूरत हाल से निपटने के लिए कई फैसलों पर गौर कर रहा है। ईरान के साथ सुलह भी कर सकता है। अल अरबिया की रिपोर्ट। तैयब एर्दोगान और शाह सलमान की टेलीफोन पर बातचीत। इत्तेहादी मुल्कों ने की सऊदी अरब की ताईद। इदलिब के मिलिटेंट्स ने डेडलाइन गुजरने के बाद भी बफर जोन नहीं छोड़ा। सीरिया ने कहा मौजूदा सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसराइल ने हिब्रोन में नई हाउसिंग यूनिट्स की तामीर का किया ऐलान। नेतन्याहू ने हमास को दी सख्त कार्रवाई की धमकी। मोदी की सदारत में आला सतह की मीटिंग। तेल की कीमतों और मौशी सूरत हाल पर गौर किया गया। रुपया और लुढ़का। एमजे अकबर और आलोकनाथ ने जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाने वाली औरतों पर किया हत्या के इज्जत का मुकदमा।
जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। इसराइल की हुकूमत ने मगरबी किनारे में 31 नई हाउसिंग यूनिट्स की तामीर का ऐलान किया। इस तरह उसने एक बार फिर सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद की खिलाफ वर्जी की। पीस नाउ तंजीम ने, जो यहूदी बस्तियों के खिलाफ काम करती है, बताया कि इस मंसूबे को मंजूरी दे दी गई है और अल खलील या हिब्रॉन शहर के करीब यह हाउसिंग यूनिट्स तामीर की जाएंगी। इस दौरान फलस्तीनियों ने हिब्रॉन में इस मंसूबे की मुखालफत की। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा कि यह फैसला ऐलान जंग के बराबर है। फलस्तीनी हुकूमत के तर्जुमान यूसुफ अल महमूद ने एक बयान में कहा कि फलस्तीनियों के वजूद के हक को चैलेंज किया जा रहा है। यह फैसला आलमी कानून और करारदादों पर हमला है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को सख्त कार्रवाई की धमकी दी है। नेतन्याहू ने इतवार को कैबिनेट मीटिंग के मौके पर कहा कि ऐसा मालूम होता है कि हमास को यह पैगाम अब तक समझ में नहीं आया है। अगर उसने हमारे खिलाफ हमलों का सिलसिला नहीं रोका तो फिर दूसरे तरीकों से उसे रोका जाएगा, जो बहुत दर्दनाक होगा। एक बार फिर गजा से मार्च निकालने की कोशिश की गई थी जुमे के दिन, और इस मौके पर इसराइल की कार्रवाई में 7 फलस्तीनी जाँ बहक हुए थे और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इस दौरान इस्राएली फौज ने सरहद पार करने की कोशिश पर गाजा के 2 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। न्यूजीलैंड के 2 कारकुनों ने फलस्तीनियों के लिए हजारों डॉलर जमा किए हैं, जिन्हें इसराइल की अदालत ने जुर्माने की सजा सुनाई। तेल अवीव में एक म्यूजिक कंसर्ट को बर्खास्त करने के लिए उन्हें सजा दी गई। न्यूजीलैंड के कारकुन गजा मेंटल हेल्थ फाउंडेशन के लिए जमा की हुई रकम देंगे। इन दोनों ने अपनी कोशिशों से $23,000 जमा किए। म्यांमार में बुद्धिस्टों ने रैली निकालते हुए रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ फौज के क्रैकडाउन की तायद की। इस मौके पर बुद्धिस्ट लीडर्स ने कहा कि वो आलमी दबाव का मुकाबला करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन शायद हलाकतों और जहर देने के केसों में शामिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं किया गया। ट्रंप ने CBS न्यूज से बातचीत करते हुए ये बात कही। ये इंटरव्यू इतवार को पेश किया गया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। ब्रिटिश मीडिया में यह खबर दी गई है। अगर इस मंसूबे पर अमल होता है तो वो कतर और UAE की सफ में शामिल हो जाएंगे, जिन्होंने यूरोपियन फुटबॉल में भारी पैसा लगाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आला सतह की एक मीटिंग में तेल की कीमतों और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हुई जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, जिससे दूसरे शोबों पर भी असर पड़ने लगा है। वज़ीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान और दूसरे आला ओहदेदारों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, जिनमें नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत शामिल है। इस मौके पर ऑयल कंपनियों के CEOs और ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने तेल कंपनियों से कहा कि वो रुपए को राहत पहुंचाने के लिए पेमेंट के तरीकों का फिर से जायजा लें। हिंदुस्तान के 80% से ज्यादा तेल के रिक्वायरमेंट्स या जरूरतें बाहर से पूरी होती हैं। एक ऐसे वक्त जब अमेरिका ईरानी तेल पर पाबंदियां लगा रहा है, हिंदुस्तान की मार्केट पर भी इसका असर पड़ रहा है। अमेरिकी धमकियों के बावजूद हिंदुस्तान की 2 ऑयल कंपनियों ने नवंबर में भी ईरान से तेल खरीदने का ऑर्डर दिया है। रुपए की कदर में 36 पैसे की गिरावट आई और वो डॉलर के मुकाबले में 73.93 हो गया। ये डॉलर के मुकाबले में हिंदुस्तानी रुपए की अब तक की सबसे कम शरह है। मरकजी वजीर MJ अकबर ने एक जर्नलिस्ट के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा किया, जिन्होंने उन पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया है। MJ अकबर ने उनके खिलाफ इल्जामात को झूठे करार दिया है। उन्होंने दिल्ली की एक अदालत में हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर किया। कोई 6 औरतों ने MJ अकबर पर इल्जाम लगाया है कि जब वो उन अखबारात में काम करती थी जहां MJ अकबर एडिटर थे, उन्होंने जिनसी हरासानी की थी। इस दौरान एक्टर आलोक नाथ ने भी उस राइटर और प्रोड्यूसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जिन्होंने उन पर रेप का इल्जाम लगाया है। आलोक नाथ ने अपने हत्या की इज्जत के दावे में ₹1 का मुतालबा किया। उन्होंने अपनी बीवी आशुनाथ के साथ मिलकर यह दावा दायर किया। एक राइटर प्रोड्यूसर विंटा नंदा ने आलोक नाथ पर 19 साल पहले रेप का इल्जाम लगाया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। तुर्क ओहदेदारों ने ली सऊदी काउंसलेट की तलाशी। आलमी सियासत पर जमाल खशोगी मामले के पड़ सकते हैं असरात। सऊदी अरब ने अमेरिका को पाबंदियों के खिलाफ किया खबरदार, कहा मजबूत जवाब देंगे। सऊदी अरब सूरत हाल से निपटने के लिए कई फैसलों पर गौर कर रहा है। ईरान के साथ सुलह भी कर सकता है, अल अरबिया की रिपोर्ट।
طیب اردوان اور شاہ سلمان کی ٹیلی فون پر بات چیت، اتحادی ملکوں نے کی سعودی عرب کی تائید۔ ادلیب کے ملیٹنٹس نے ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد بھی بفر زون نہیں چھوڑا، سیریا نے کہا موجودہ صورتحال کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیل نے ہیبرون میں نئی ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر کا کیا اعلان، نتن یاہو نے حماس کو دی سخت کارروائی کی دھمکی۔ مودی کی صدارت میں اعلیٰ سطح کی میٹنگ، تیل کی قیمتوں اور معاشی صورتحال پر غور کیا گیا، روپیہ اور لڑکا۔ ایم جے اکبر اور آلوک ناتھ نے جنسی ہراسانی کا الزام لگانے والی عورتوں پر کیا ہتک عزت کا مقدمہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔